Hello everyone, good evening and very welcome to Textbook Super. This is Monica, your जैप कैब एक्सपर्ट। तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि लास्ट वीक में हमने मॉड्यूल ए पे बेस्ड 100 क्वेश्चंस आपको कवर कराए। ठीक इसी तरीके से इस पूरे वीक हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं मॉड्यूल बी पे बेस्ड टॉप 100 एमसीक्यूज। तो इस तरीके से एग्जाम टाइम तक आपके लिए हर एक मॉड्यूल पे बेस्ड हम 100 एमसीक्यूज की सीरीज कवर करेंगे एंड डेफिनेटली ये आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल भी होगा और आपके पेपर को भी इंश्योर कराएगा। तो आई होप ऑडियो और वीडियो दोनों ही वर्किंग होगा। स्टार्ट कर देते हैं सेशन। हेलो विजय। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू। कोई भी बिजनेस फर्म फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाती है? To ascertain the item wise outflow of fund in a given period। क्या किसी स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में कितना फंड का आउटफ्लो हो रहा है उसको निश्चित करने के लिए। आइडेंटिफाई चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, या फिर वर्किंग कैपिटल में जो बदलाव हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। आइडेंटिफाई रीजन बिहाइंड चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, या फिर वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेज आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्या रीजन है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 में दे रहे हैं ऑल ऑफ द। तो दोस्तों, फंड फ्लो स्टेटमेंट जनरली एक स्टेटमेंट होता है जो जनरली इन सारे रीजन को जानने के लिए बनाया जाता है कि कितना फंड कहाँ से आ रहा है, कितना फंड कहाँ जा रहा है, वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज हो रहा है, चेंज होने का रीजन क्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा करेक्ट। हेलो टीनी, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, it is a networking of branches which enables customer to operate their accounts and avail banking services from bank on centralized network regardless of where they maintain their account। कह रहे हैं बताओ इसमें से कौन सा एक नेटवर्किंग है ब्रांचेस का जो कि कस्टमर को इनेबल करती है कि वो अपने अकाउंट को कहीं से भी ऑपरेट कर पाए और कोई भी बैंकिंग सर्विसेज का लाभ उठा पाए, फिर भले उन्होंने अपना अकाउंट कहीं पे भी मेंटेन क्यों न किया हो। जैसे हमने बोला कि भाई यहाँ पे कोलकाता में हमने अपना बैंक अकाउंट खोला है एसबीआई बैंक में। अब आज के डेट में मैं कोलकाता में नहीं हूं, मैं महाराष्ट्र में हूं, मुंबई में हूं। अब अगर मुझे कोई भी बैंकिंग सर्विसेज लेनी है तो क्या मुझे अपने ही ब्रांच में आना पड़ेगा, कोलकाता के एसबीआई ब्रांच में? ये पहले हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होने की वजह से हम कहीं भी कैसी भी बैंकिंग की सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं और इसको हम बोलते हैं क्या, CBS, दैट इज कोर बैंकिंग सोल्यूशन। दैट इज कोर बैंकिंग सोल्यूशन। और आज के डेट में बैंकिंग का हर काम इसके थ्रू पॉसिबल है, बहुत ही इजी वे में हम सारी सर्विसेज बैंकों से ले पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पूछ रहे हैं, अ कंपनी दैट इश्यूज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स टू रेज फंड्स रिजल्ट्स इन। कह रहे हैं कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर्स बॉन्ड को जारी कर रहे हैं फंड को रेस करने के लिए, तो इससे क्या रिजल्ट होगा, इससे क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्या कंपनी का कैश घट जाएगा, क्या कंपनी का कैश बढ़ जाएगा, क्या इक्विटी बढ़ जाएगी, या क्या लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। जो भी कंपनी शेयर या बॉन्ड जारी करती है दोस्तों, क्यों जारी करती है, पैसों की व्यवस्था करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा शेयर और बॉन्ड जाएगा मार्केट में पब्लिक के पास और पब्लिक का पैसा आएगा हमारे पास। तो रिजल्ट क्या आएगा कि कंपनी के पास पैसा आएगा, कंपनी का कैश जो है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, यस टेली, एग्जैक्टली एंड वेरी गुड। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कह रहे हैं द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ
कंपनी एक्ट 2013। तो ये जो कंपनी को लेकर के सॉरी प्रोविजंस बने हैं 2013 में, कह रहे हैं कंपनी एक्ट 2013 के कौन से शेड्यूल में बैलेंस शीट को प्रिस्क्राइब किया गया है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होगा, कौन कौन से आइटम इसके अंदर आएंगे। इज दैट शेड्यूल 1, 2, 3 और 4? दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको बता दूं। और यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अंडर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंदर डिफाइन किया गया है बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में असेट आएंगे, असेट में कौन कौन से आइटम है, लायबिलिटी में कौन कौन सी आइटम है, ये सारी चीजें इन डिटेल मेंशन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इन कैश फ्लो स्टेटमेंट व्हेन अ कंपनी इन्वेस्ट इन फिक्स्ड असेट्स एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट दैट रिजल्ट्स इन। कह रहे हैं कैश फ्लो के केस में अगर हम ये देखें कि कोई भी कंपनी फिक्स्ड असेट में इन्वेस्टमेंट कर रही है या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इसका परिणाम क्या होगा। क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में इक्विटी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कैश डिक्रीज हो जाएगा या कैश इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें थोड़ा दिमाग ये लगाना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो ही चीजें दिखेंगी, या तो कैश का इनफ्लो होगा या तो कैश का आउटफ्लो होगा, यानी या तो कैश बढ़ेगा या तो कैश घटेगा। तो ऊपर के दो ऑप्शंस तो यहाँ से पहले ही इररिलेवेंट है, इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हमें ये करना है कि भाई जब हम कोई भी फिक्स्ड असेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, हम खर्चे कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है खर्चा करने से क्या परिणाम होगा, हमारे पास जो कैश है वो घट जाएगा। दोस्तों हमारे पॉकेट में कुछ पैसा है, अगर हम कोई चीज खरीदेंगे तो कैश तो ऑब्वियस सी बात है घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कह रहे हैं द न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज दैट इज डेट और इक्विटी involves some expenditure in the form of underwriting or brokerage fee, legal and administrative charges, registration fee, printing expenses, that charges so incurred are known as। कह रहे हैं जब कोई भी कंपनी नया शेयर जारी करे, नई कोई सिक्योरिटी जारी करे, चाहे वो बॉन्ड जारी करे चाहे वो शेयर जारी करे, तो कंपनी को कई सारे एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे अगर वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू शेयर बिकवाएगा तो उसको कमीशन देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन की फीस करानी पड़ेगी, सिक्योरिटी को प्रिंट कराने का खर्चा जाएगा। तो ये सब खर्चों को कहते क्या है, इज दैट एप्रोप्रिएशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डेट या फिर अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि अगर हमें पैसों की जरूरत है तो ऐसे केस में हमारे पास क्या ऑप्शन है, या तो पब्लिक से पैसा बोरो कर लो, डेट ले लो, या तो उन्हें शेयर जारी कर लो। दोनों ही केस में हमें ये शेयर या डेट को प्रिंट कराना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, सर्टिफिकेट होता है। तो प्रिंटेज में खर्चा आएगा, शेयर हमें मार्केट में जारी करना है तो हमें स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराना पड़ेगा। अगर हम किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, जैसे हमने सोचा कि बैंक के थ्रू अपना शेयर में कस्टमर को बेचूंगी, पब्लिक को बेचूंगी, तो बैंक भी फ्री में हमारा काम नहीं करेगा, बैंक भी हमसे कमीशन लेगा। तो ये सब एक्स्ट्रा खर्चे जो भी होते हैं इसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पूछा जा रहा है कैश एंड इक्विवेलेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली इंक्लूड्स। कह रहे हैं भाई जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस स्टेटमेंट में नोट क्या करते हैं, केवल कैश और इक्विवेलेंट को। तो पूछ रहे हैं बताओ इसमें से कौन सा वो आइटम है जो कैश एंड इक्विवेलेंट के अंदर आता है, जिसे हम कैश एंड इक्विवेलेंट मानते हैं। कैश ऑन हैंड, हमारे हाथ में जो पैसा है, हमारे करंट इन्वेस्टमेंट, चेक, या फिर इसमें से कोई भी हो सकता है। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, कैश की तरह यूज किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट। जैसे हमने बोला कि अगर हमें कोई भी बड़ी शॉपिंग करनी है, हमें कार खरीदना है, 20 लाख का कार हमने परचेज किया,
ठीक है, तो एक ऑप्शन ये है कि 20 लाख हम कैश में अपने पास कैरी करें और जा करके शोरूम ओनर को दे दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम डर रहे हैं कि 20 लाख लेके चलना सेफ नहीं है, तो ऐसे में क्यों ना मैं एक चेक काटूं 20 लाख का और सीधे सीधे वही पकड़ा दूं शोरूम मैनेजर को। ठीक है, तो हमने क्या किया, कैश की जगह चेक को भी यूज कर लिया क्योंकि ये भी वैलिड है। तो यहाँ पे कैश, एक इन्वेस्टमेंट एंड चेक, ये सभी कैश इक्विवेलेंट के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब शेयर कैपिटल को लेकर के क्वेश्चन आया, ये जरूर से आपके पेपर में आता है। कैन इट इज द मैक्सिमम अमाउंट अ कंपनी हैज बीन अप्रूव्ड टू रेज इन अ पब्लिक ऑफरिंग। कह रहे बताओ वो कौन से टाइप का शेयर कैपिटल है जो एक मैक्सिमम अमाउंट एक कंपनी जारी कर सकती है पब्लिक को। दोस्तों हम लोग जनरली सुनते हैं कि इस कंपनी ने शेयर जारी किया और शेयर जारी करके उन्होंने पैसों की व्यवस्था कर ली, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी कभी भी कितने का भी शेयर जारी करती है, उसके लिए भी कंपनी को परमिशन लेना होता है। तो अब यहाँ पे जब भी कोई कंपनी स्टैब्लिश होती है ना, तो स्टैब्लिशमेंट के समय ही उन्हें ये परमिशन लेना होता है कि पूरे बिजनेस लाइफ में ये मैक्सिमम कितने अमाउंट का शेयर जारी कर सकती हैं। तो जितने के लिए इनको लॉ ने परमिशन दे दिया उसको हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, यानी इतना पैसा शेयर के थ्रू जारी करने की परमिशन इनको मिली है, अथॉरिटी मिली है, वही है मैक्सिमम अमाउंट। तो शेयर कैपिटल की प्रॉपर क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन बन सकता है या इस तरीके से किसी एक टाइप के शेयर कैपिटल पे भी बेस्ड क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट, अब एक टर्म है यहाँ पे, कह रहे हैं दिस हेल्प्स यू टू गेट द वेरी बेस्ट आउट ऑफ ईच एम्प्लॉय। इट ऑल्सो हेल्प्स टू इंश्योर दैट ईच वन नोज नॉट ओनली देयर ड्यूटीज बट ऑल्सो द पॉलिसी, प्रोडक्ट एंड हाउ टू डू थिंग्स द राइट वे। कह रहे इसमें से एक कुछ टर्म ऐसा है जो कि हर एक एम्प्लॉय की बहुत हद तक मदद करता है। कैसे? वो चीज जो है वो एम्प्लॉय को बताता है कि एम्प्लॉयज की ड्यूटीज क्या हैं, कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहा है, कैसे चीजों को सही तरीके से करना है। तो दोस्तों ये जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो एक तरीके का गाइड बुक होता है जो कि बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है, और कंपनी में जितने भी स्टाफ होते हैं, ऑफिसर होते हैं, ये उनकी हेल्प करता है, ये उनको बताता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी की पॉलिसी प्रोसीजर क्या है, हम कौन सा प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसको हम बोलते हैं BOM, यानी बैंकिंग ऑपरेशंस मैनुअल। मैनुअल वर्ड का मतलब ही होता है गाइड बुक। किससे रिलेटेड मैनुअल है? बैंकिंग ऑपरेशन से, बैंकिंग ऑपरेशन कैसे होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन सपोर्ट द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया, हमें पहले बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और उसके बाद ये बताना है कि ये जो रीजन दिया गया है क्या ये असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, क्या ये असर्शन का एग्जैक्ट रीजन है। तो असर्शन में दिया गया है टोटल ऑफ बोथ साइड ऑफ बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल। बैलेंस शीट के दोनों साइड जो होते हैं, असेट एंड लायबिलिटी, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, तभी इसका नाम बैलेंस शीट रखा गया है। रीजन दे रहे हैं इफ अ बिजनेस रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ असेट देयर विल आल्सो बी करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आइदर कैपिटल और लायबिलिटी बाय द सेम अमाउंट। कह रहे हैं अगर कभी भी बिजनेस का एसेट बढ़ेगा तो वो साथ ही साथ कंपनी के लायबिलिटी या कैपिटल को भी बढ़ाएगा। तो क्या यही रीजन है कि बैलेंस शीट का दोनों साइड इक्वल होता है? आंसर इज क्या? नो।
अब यहाँ पे असर्शन तो बिल्कुल सही है कि बैलेंस शीट का दोनों साइड इक्वल है, लेकिन क्यों इक्वल है उसका करेक्ट रीजन ये नहीं दिया। उसका करेक्ट रीजन ये होगा कि भाई जब भी हम कोई असेट खरीदेंगे तो असेट खरीदने के लिए चाहिए पैसा, तो पैसों की व्यवस्था कहां से करेंगे, या तो डेट लेंगे, पब्लिक से पैसा बोरो करेंगे, बैंक से लोन लेंगे, यानी हर हालत में लाइबिलिटी बढ़ेगी, या तो शेयर जारी करके पैसों की व्यवस्था करेंगे। तो दैट्स वाई जो हमने पैसा उठाया उसी का हमने असेट खरीद लिया। यही रीजन है कि दोनों साइड हमेशा इक्वल होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, असर्शन तो करेक्ट है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो रीजन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहे हैं प्रीमियम ऑन द इशू ऑफ शेयर कैपिटल इज शोन इन विच शेड्यूल ऑफ बैंक बैलेंस शीट। बैंक जो बैलेंस शीट बनाता है उसके कौन से शेड्यूल के अंदर प्रीमियम अमाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब भी हम कोई शेयर जारी करते हैं तो जारी करने वाली कंपनी के ऊपर ये ऑप्शन होता है कि वो शेयर कितने में जारी करेंगे। तो एक तो अमाउंट होता है जो शेयर के ऊपर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए, इसे हम शेयर का फेस वैल्यू बोलते हैं। लेकिन कंपनी चाहे तो वही शेयर कम रेट पे भी जारी कर सकती है, मैंने बोला 9 रुपए में जारी कर दे, इसको हम बोलते हैं कि भाई हम डिस्काउंट में शेयर जारी कर सकते हैं। लेकिन कंपनी को अगर पता रहे कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है और शेयर की डिमांड ज्यादा है, तो कंपनी इसका एडवांटेज लेती है और वही 10 रुपए का शेयर वो ज्यादा रेट में मार्केट में बेचती है। तो अगर फेस वैल्यू से ज्यादा रेट पे शेयर हमने बेचा तो इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। तो कितना रेट ज्यादा हमने लिया, 10 का शेयर था, 2 रुपए हर शेयर पे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, यही है प्रीमियम। इसे कौन से शेड्यूल में मेंशन किया गया है ये पूछा जा रहा है, आंसर होगा शेड्यूल 2। तो आपके जीआईबी के पेपर में ये शेड्यूल जो हैं ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स refers to cancelling the share for non-payment of call that are due. However, these shares can be forfeited only if of the company permit forfeiture. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड मल्टीपल टाइम पूछा गया है दोस्तों। शेयर फॉरफीचर का मतलब कह रहे हैं कि शेयर को कैंसिल कर देना। जैसे आज आपने मेरी कंपनी का शेयर परचेज कर लिया, ठीक, आपने क्या किया, सब्सक्राइब कर लिया, यानी आपने अप्लाई तो कर दिया। फिर मैं आपको एक टाइम दूंगी कि इतने टाइम के अंदर अंदर आप शेयर का पूरा पैसा मुझे दे दो और शेयर ले जाओ। लेकिन जो टाइम मैंने दिया आपने उसमें पेमेंट नहीं किया, तो टाइमली पेमेंट ना होने की वजह से मैंने क्या किया कि आपके कैंडिडेचर को मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने बोला मैं आपको शेयर नहीं दे रही। इसे बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। लेकिन मैं शेयर को फॉरफिट कर पाऊंगी या नहीं, शेयर को कैंसिल कर पाऊंगी या नहीं, ये अधिकार मुझे लॉ देता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेयर को मैं फॉरफिट कब कर पाऊंगी, जब मुझे परमिशन मिला हो, कहां पे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू, एमओए के थ्रू, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के थ्रू, या तो सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस के थ्रू। दोस्तों जब भी हम कोई कंपनी स्टैब्लिश करते हैं ना इंडिया में ही, तो हमारे देश का कानून कहता है कि भाई बहुत सारी फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ेगी, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे सर्टिफिकेट आपको लेने पड़ेंगे, तब जा करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो शेयर फॉरफीचर के लिए परमिशन कब मिलता है, जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो एक लीगल डॉक्यूमेंट का नाम है, इसके थ्रू मुझे परमिशन मिला हो शेयर को कैंसिल करने के लिए। तब तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कैश फ्लो, इसमें से कौन सा कैश फ्लो का टाइप है, कैश इनफ्लो, आउटफ्लो, आइदर वन एंड बी, या बोथ ए एंड बी।
तो दोस्तों जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसके दो ही कंपोनेंट होते हैं। एक कैश इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब रेवेन्यू, कैश का आना। आउटफ्लो का मतलब कैश का जाना, खर्चा। तो कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, यही दोनों चीजें कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बनती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी बोथ ए एंड बी यहां पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी के लिए होमवर्क है। क्या आंसर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में आपको करना है मेंशन। इससे क्या होगा, आप खुद से सोचेंगे समझेंगे। एक बार हो सकता है आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छे से डिटेल में पढ़े इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्वेश्चन है, एन एक्टिविटी दैट फॉल्स अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट कौन सा बनेगा, बस यही आपको बताना है। तो लास्ट डे आपको मैंने एक होमवर्क दिया था। क्वेश्चन था, एन एक्टिविटी दैट फॉल्स अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इज। कह रहे हैं जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। तो दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब जो भी हमारा बिजनेस ऑपरेशन है, जहां पे हम कोर बिजनेस करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी हमारे खर्चे या रेवेन्यू आएंगे। तो फिक्स्ड एसेट को बेचना, एम्प्लॉय को सैलरी देना, अपने खुद के डिबेंचर को रिपर्चेस करना, क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी हम कोई कोर बिजनेस करेंगे तो बहुत सारे हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट वेजेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी काम करेंगे, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे बैंकिंग का ही बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंकिंग का काम करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, बैंकों को एम्प्लॉय हायर करना पड़ता है, अलग अलग लेवल के सबको हर महीने सैलरी देनी पड़ती है, तब जाकर के बिजनेस ऑपरेशन स्मूथ तरीके से चलता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आ जाएगा, एम्प्लॉयज को दिया जाने वाला सैलरी, क्योंकि सैलरी अगर नहीं मिलेगा एम्प्लॉयज को तो हो सकता है वो स्ट्राइक कर दें, जॉब छोड़ दें और बिजनेस ऑपरेशन जो है स्मूथ तरीके से ना चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं वो कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है, गोइंग कंसर्न, बिजनेस एंटिटी, अकाउंटिंग पीरियड या फिर नन ऑफ द अबव। तो बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने यूनिट नंबर मॉड्यूल नंबर ए में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो आंसर होगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो कि एक अजम्पशन है जहां पे हम ये मान के चलते हैं कि हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, इफ द टोटल सोर्स ऑफ फंड आर 2 लाख, टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड आर 2.5 लाख, देन द वर्किंग कैपिटल विल। कह रहे हैं सोर्सेस ऑफ कैपिटल 2 लाख हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड 2.5 लाख है, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा। सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब पैसा आया, तो पैसा हमारे पास कितना आया, 2 लाख। एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब ये पैसा हमने खर्च कर दिया, खर्च कितना हुआ, 2.5 लाख। तो आया 2 लाख, खर्च कर दिया 2.5 लाख, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा हमारा, वर्किंग कैपिटल हमारा 50,000 डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है। फंड आउटफ्लो को असरटेन करने के लिए, फंड आउटफ्लो का मतलब एक्सपेंसेस, कितना फंड हम खर्च कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल में चेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, या वर्किंग कैपिटल में चेंजेस क्यों हो रहे हैं उसके पीछे का रीजन आइडेंटिफाई करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों ही रीजन होते हैं, तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ कैपिटल which can be called up only on the winding up of the company is called। कह रहे हैं बताओ शेयर कैपिटल का वो कौन सा हिस्सा है जिसे हम केवल तब डिमांड कर सकते हैं जब हमारी कंपनी बंद हो रही हो।
तो शेयर कैपिटल होता क्या है कि शेयर के बदले मिलने वाला पैसा। तो हमने अपने इन्वेस्टर को शेयर दे दिया, अब शेयर का पैसा हमें लेना है, तो इसी का एक हिस्सा जो अभी तक शेयर होल्डर के पास है वो हम आज मांग रहे हैं। कब? जब हमारी कंपनी बंद होने के कगार पे है। दोस्तों ये कई बार पूछा गया है एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज रिजर्व कैपिटल, जो इन्वेस्टर के पास रिजर्व फॉर्म में होता है और कंपनी तब मांगती है जब उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है या फिर। अब कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहले कह रहे हैं फोरफिटेड शेयर कैन बी री इशू, क्या वो शेयर जो हम एक बार कैंसिल कर लेते हैं उसे हम दोबारा से जारी करते हैं। सेकेंड कह रहे हैं नोटिस ऑफ 14 डेज टू शेयर होल्डर इज नेसेसरी बिफोर फोरफिटर ऑफ शेयर, अगर हम किसी शेयर होल्डर का शेयर कैंसिल कर रहे हैं तो 14 दिन का नोटिस हमें पहले उन्हें देना पड़ता है। थर्ड कह रहे हैं प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ द प्री एक्सपेंसेस, कह रहे हैं कि शेयर को जो हमने प्रीमियम रेट पे इशू किया है तो शेयर पे मिलने वाला प्रीमियम अमाउंट जो है उसका यूज क्या हम प्री एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में करते हैं। लास्ट कह रहे हैं प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट, अगर हमने फोरफिटेड शेयर को फिर से जारी किया है तो उस पे जो हमें प्रॉफिट मिला क्या उसे हम जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट सही है कि जो शेयर एक बार कैंसिल कर लिया वो दोबारा से जारी कर सकते हैं। शेयर फोरफिट करने से 14 दिन पहले हमें इन्वेस्टर को ये नोटिस देना पड़ता है और जो शेयर हमने प्रीमियम पे जारी किया उस प्रीमियम अमाउंट से प्री एक्सपेंसेस को राइट ऑफ भी किया जा सकता है। लास्ट गलत है क्योंकि शेयर को रीइश्यू करने पे जो भी प्रॉफिट इशू होता है वो हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ना कि जनरल रिजर्व अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ऑफ, कोई भी कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी होता है लेकिन इसको बनाने के पीछे का रीजन क्या है। शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग, कैश पोजीशन की एनालिसिस करना, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, या फिर ये सभी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश में होने वाले चेंजेस को हम नोट करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत है, कैश प्लानिंग कर सकते हैं। किसी भी समय हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है उसकी जानकारी कर सकते हैं। हमारे ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को ईयर बाय ईयर हम कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द प्रोविजन ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनी एक्ट 13 शैल अप्लाई, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन अंडर गिवन शेड्यूल। कह रहे हैं अगर कोई कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना बनाए तो ऐसे में कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 1 के टेबल एफ में जो भी चीजें लिखी हैं वो हमें फॉलो करना होता है। तो कह रहे हैं बताओ इस शेड्यूल में के अंदर कौन सा प्रोविजन है जो नहीं बनाया गया है। तो 3 प्रोविजन दिए गए हैं, कौन सा गलत है बस हमें यही बताना है, या वो कौन सा प्रोविजन है जो टेबल एफ में नहीं दिया गया। प्री एक्सपेंसेस कैन बी रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर अकर्ड, जिस साल प्री एक्सपेंसेस हुए हैं उसी साल हम उसे राइट ऑफ कर सकते हैं। Amount to be called up either on application or on allotment or any one call shall not exceed 25% of total quantum of issue, आपने जितना शेयर जारी किया है जब भी इन्वेस्टर उसको उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं शेयर को खरीदने के लिए, या फिर जब आप उन्हें शेयर अलॉट कर रहे हैं, या फिर जब आप पेमेंट के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो टोटल शेयर अमाउंट का 25% से ज्यादा एक बार में आप नहीं ले सकते। फिर कह रहे हैं देयर मस्ट बी एन इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर बिटवीन द मेकिंग ऑफ 2 कॉल, कंपनी छोटे छोटे कॉल करके आपको क्या करती है, आपसे इंस्टॉलमेंट में शेयर का पैसा लेती है। तो वही कह रहे हैं 2 कॉल के बीच में कम से कम 1 साल का टाइम गैप होना चाहिए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे कौन सा प्रोविजन नहीं है, तो सबसे पहली बात पहला ये जो लिखा है कि इसे हम सेम ईयर में राइट ऑफ कर सकते हैं, ये नहीं है।
ठीक है। बाकी दूसरा बिल्कुल सही है, ये प्रोविजन है कि 25% ही मैक्स टोटल शेयर वैल्यू का हम एक बार में ले सकते हैं, फिर चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे कोई कॉल हो। तीसरा भी यहाँ पे जो हो जाएगा, ये प्रोविजन नहीं है। ठीक, तो ओवरऑल हमें यहाँ पे डिटेल में चीजों को समझना है। तीसरा वाला प्रोविजन है कि भाई दो कॉल के बीच में एक गैप होना चाहिए, लेकिन वो गैप एक साल का नहीं होना चाहिए, वो गैप एक महीने का होना चाहिए। ठीक है, तो दिस वजह से 3 भी हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल, सो व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर। कह रहे हैं भाई बैंक जो है उनके पास कई टाइप के कैपिटल होते हैं, शेयर कैपिटल होते हैं। देखो कैपिटल वर्ड कहीं पे भी आए ना, हम यहाँ पे शेयर कैपिटल्स को लेके चलेंगे। तो कह रहे हैं इसका प्रॉपर ऑर्डर या प्रॉपर क्रोनोलॉजी क्या है। पहले क्या ऑथोराइज्ड शेयर जारी किया जाता है, फिर सब्सक्राइब, इशू या पेड अप। तो क्रोनोलॉजी दोस्तों इसको डिटेल में आपको पढ़नी होती है और मल्टीपल टाइम ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कंपनी जारी करती है ए यानी ऑथोराइज्ड कैपिटल। इसके बाद इसका एक हिस्सा जो जारी कर दिया गया मार्केट में वो इशूड कैपिटल हो गया। जो मैंने शेयर जारी किया पब्लिक उसी को अप्लाई करती है, सब्सक्राइब करती है यानी खरीदने के लिए आवेदन देती है। और जो सब्सक्रिप्शन हो गया उसका फिर हम क्या करते हैं, पेमेंट मांगते हैं। और जब भी कस्टमर ने या सब्सक्राइबर ने या फिर शेयर होल्डर ने जब उस शेयर का पेमेंट दे दिया तो वही बन जाता है पेड अप कैपिटल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहे हैं कंपनी विच कैन ऑफर इट शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक इज नोन एज। वो कंपनी जो कि ऑफर करती है अपने शेयर को सब्सक्रिप्शन के लिए उसे कहते क्या है। वो कौन सी कंपनी है जो अपना शेयर पब्लिक में जारी करने का कर सकती है। तो कंपनी कई तरीके की होती है, कुछ कंपनियों को ही अलाउ होता है कि वो अपना शेयर पब्लिक में जारी करें। ऐसी कंपनियों को हम पब्लिक कंपनियां बोलते हैं या पब्लिक कारपोरेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट, एज पर द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, क्या सही इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस शीट का होगा। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई जब भी कोई ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो उसका दो इम्पैक्ट पड़ता है। जब जब एक अकाउंट डेबिट होगा तो वो अपने साथ साथ एक अकाउंट को क्रेडिट भी करेगा। जब जब कंपनी कोई भी असेट खरीदेगी तो खर्चा होगा, पैसा कहाँ से आएगा, या तो वो पब्लिक से लोन लेगी, या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, या तो वो शेयर जारी करके पैसों की व्यवस्था करेगी। तो ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट, बैलेंस शीट इज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। बैलेंस शीट इसमें से कौन से इक्वेशन पे बेस्ड है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था बट क्वेश्चन सेम था। हो सकता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है उसका डेफिनेशन पूछ लेता, उन्होंने इनडायरेक्ट वे में इक्वेशन के थ्रू पूछ लिया कि बताओ कौन सा इक्वेशन है जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करता है। तो चाहे अकाउंटिंग का इक्वेशन बोलो चाहे बैलेंस शीट का इक्वेशन बोलो। तो बैलेंस शीट का इक्वेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू एल प्लस ओ ई, यानी असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, under the provisions of Companies Act, the company can issue। अगर हम कंपनीज एक्ट प्रोविजन के अंडर बात करें तो कंपनी क्या इशू कर सकती है, क्या केवल इक्विटी शेयर, केवल प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर दोनों, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कंपनी एक्ट कहता है कि किसी भी कंपनी को अगर फंड की रिक्वायरमेंट हो तो ऐसे केस में वो दो टाइप के शेयर इशू कर सकते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर और एक इक्विटी शेयर। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। हेलो विजय, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहे हैं प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर ऑल्सो इफेक्ट। कह रहे हैं अगर हम शेयर जारी करें या डिबेंचर जारी करें, उससे जो भी प्रोसीड आए, उससे जो भी पैसा आए, ये इसमें से किन चीजों को अफेक्ट करेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट को, रेशियो को, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को। तो दोस्तों जनरली हम शेयर या डिबेंचर क्यों जारी करते हैं? जब हमें फंड यानी पैसों की नीड होती है। तो क्या पैसे अगर हमें आएंगे तो ये कौन सी एक्टिविटी होंगे? फिनेंसिंग एक्टिविटी। अब फिनेंसिंग एक्टिविटी तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, लेकिन ओवरऑल फिनेंसिंग एक्टिविटी किसका पार्ट होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। यस विजय, वेरी करेक्ट। नेक्स्ट, a computer accounting system runs based on a set of instruction called what, that was developed by a person who is a computer software professional and he is called a programmer। कह रहे हैं एक कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे रन करता है। उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बोलते क्या है? जो कि किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के द्वारा डेवलप किया जाता है और उस प्रोफेशनल को हम प्रोग्रामर बोल देते हैं। तो दोस्तों सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहेंगे? दिस इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, द टर्म फ्लो ऑफ फंड मीन्स। अब ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, यहाँ पे फंड वर्ड का मतलब क्या होता है या फंड फ्लो का मतलब क्या होता है? चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन फंड, दोनों रॉन्ग है या दोनों सही है? तो दोस्तों फ्लो का मतलब होता है चेंजेस, बदलाव। फंड का मतलब क्या है? वर्किंग कैपिटल। तो हम इसको फंड भी बोल सकते हैं, वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम अ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कह रहे हैं जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें से एक होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब हमें पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो कहां कहां से पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक, तो डिविडेंड का पेमेंट, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट के रिसिप्ट, कस्टमर से कैश रिसीव या फिक्स्ड असेट का परचेज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा, जहां पे हम डिविडेंड का पेमेंट कर रहे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम जब शेयर जारी करते हैं तो पैसा इससे आएगा, लेकिन इस शेयर का रिपेमेंट भी तो मुझे करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो चाहे पैसा आए शेयर से या इसका रिपेमेंट करें, दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। ठीक, दूसरे में इन्वेस्टमेंट दे दिया, यानी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कस्टमर से पैसा मिलता है तो ये हमारे मेन बिजनेस का पार्ट होता है, यानी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। फिक्स्ड एसेट को परचेज करना ये इन्वेस्टमेंट होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से गारंटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा और इसी पैटर्न का पूछा जाता है। नेक्स्ट, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर्स पे बेस्ड। कह रहे हैं कॉल इन एडवांस इज द अमाउंट द डिफॉल्टर शेयर होल्डर कॉल्स अप बाय द कंपनी। कह रहे हैं क्या कॉल्स इन एडवांस वो अमाउंट है जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर को कॉल किया जाता है कंपनी के द्वारा, या ये वो अमाउंट है जो कि डिफॉल्टर शेयर होल्डर से डिमांड करती है कंपनी। सेकंड कह रहे हैं कॉल इन अरियर इज द एडवांस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर इन द कंपनी। कॉल इन अरियर क्या वो अमाउंट है जो शेयर होल्डर ने एडवांस में पे कर दिया है कंपनी को? तो एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस का मतलब है कि कंपनी के कॉल करने से पहले ही मैंने एडवांस में दे दिया। कॉल्स इन अरियर का मतलब है कंपनी ने आपको कॉल किया शेयर का पेमेंट करने के लिए, एक ड्यू डेट दिया, आपने उसमें पे नहीं किया, तो यहाँ पे अब आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो ओवरऑल दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following are the functions of core banking solution? कोर बैंकिंग सोल्यूशन, जिसे हम शॉर्ट में CBS भी बोलते हैं, इसके कौन कौन से फंक्शंस होंगे?
तो दोस्तों कोर बैंकिंग सोल्यूशन का मतलब क्या है कि आज के डेट में कहीं से कोई भी बैंकिंग की सर्विसेज हम ले सकते हैं। यानी यहाँ पे नेटवर्क है, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग हो गई है। हमारा अकाउंट किसी भी बैंक के ब्रांच में हो, हम देश के किसी कोने में बैठ करके बैंकिंग की कोई भी फैसिलिटी मिनटों में ले सकते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? सीबीएस के थ्रू। तो इसके थ्रू क्या क्या कर सकते हैं? नए बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, लोन और डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट देना है या लेना है ये कैलकुलेट कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट या विड्रॉल की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, सीआरएम एक्टिविटीज को मैनेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट हो जाएंगे करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगेन कैश फ्लो स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं? तो दोस्तों जब आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे ना तो इसके अंदर टोटल 3 एक्टिविटी आती हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। ठीक, तो ओवरऑल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आपको गारंटेड मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज। P&L अकाउंट को हम और किस नाम से भी जानते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस, या इसमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये अकाउंट के थ्रू हमें पता चलता है कि हम कितना एक्सपेंसेस कर रहे हैं या कितना रेवेन्यू हम अर्न कर रहे हैं, और ओवरऑल हमारी नेट इनकम हमें पता चलती है इसी अकाउंट के जरिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पूछा गया है अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 13 द अमाउंट ऑफ मिनिमम एप्लीकेशन मनी टू अप्लाई फॉर शेयर शुड बी एट लीस्ट व्हाट परसेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। कह रहे हैं जब हम कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो वो कहता है कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है तो उस शेयर का जितना भी दाम है, जिसे हम फेस वैल्यू बोलते हैं, उसका एक फिक्स परसेंट तो उसे देना ही देना पड़ेगा, और ये फिक्स परसेंट होता है हमारा 5%। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, जब भी आपको शेयर बेचती है तो एक बार में पूरा पेमेंट नहीं लेती है। जब आप अप्लाई करते हैं यानी सब्सक्राइब करते हैं तब थोड़ा पेमेंट आपसे लेती है, फिर उसके बाद जब शेयर अलॉट कर दिया जाता है तब थोड़ा पेमेंट लेती है, और उसके बाद इंस्टॉलमेंट में वो आपसे पेमेंट लेती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग नॉन बैंकिंग असेट। नॉन बैंकिंग असेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है? कह रहे हैं वो असेट जो बैंक ऑफिशियल्स के द्वारा अक्वायर किया जाएगा वो भी उनके पर्सनल यूज के लिए, या वो असेट जो बैंक के द्वारा अक्वायर किया गया वो भी बारोवर से। क्यों? क्योंकि बारोवर ने लोन तो लिया लेकिन उसका रिपेमेंट करने में फेल हो गए। थर्ड कह रहे हैं ऐसे असेट जिसका बैंक के लिए कोई भी यूजफुल वैल्यू ना हो, या फिर वो असेट जो 15 साल पुराने हो और आज के डेट में वो ऑब्सोलेट हो गए हैं, आउटडेटेड हो गए। तो नॉन बैंकिंग असेट का मतलब क्या है दोस्तों? नॉन बैंकिंग असेट का मतलब है ऐसा असेट जो बैंक का अपना खुद ना हो, जो बैंक ने अक्वायर किया हो। किससे अक्वायर किया? कस्टमर से अक्वायर किया। क्यों? क्योंकि कस्टमर ने कभी लोन दिया होगा, टाइमली लोन का रिपेमेंट नहीं किया होगा, तो बैंक क्या करता है, लोन देते समय आपसे कोई सामान, आपकी प्रॉपर्टी यानी कोलेट्रल गिरवी रखवाता है। अगर आपने लोन का रिपेमेंट नहीं किया तो आपका कोलेट्रल जब्त कर लिया जाता है, और वही कोलेट्रल बेच के बैंक अपने लोन की रिकवरी कर लेती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये जो बैंक ने ये जो असेट एक्वायर किया ये बैंक कहाँ रिकॉर्ड करती है? तो आंसर होगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। बैलेंस शीट में असेट साइड में एक ऑप्शन होता है अदर असेट का, उसी सेक्शन में ये रिकॉर्ड भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है?
Subscribed capital is a part of capital which is actually offered to the public for subscription. क्या सब्सक्राइब कैपिटल वो पार्ट है जो कि पब्लिक को ऑफर किया जाता है सब्सक्रिप्शन के लिए? सेकंड कह रहे हैं ऑथोराइज कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल है जो कि कंपनी पूरे लाइफ टाइम में इशू कर सकती है. थर्ड कह रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड ओनली व्हेन पेड शेयर कैपिटल इज पेड आउट फुली. इक्विटी शेयर कैपिटल का पेमेंट तभी होता है जब प्रेफरेंस कैपिटल का पेमेंट पूरा कर दिया जाता है. या फिर ये सभी करेक्ट है? कौन सा रॉन्ग है? ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे रॉन्ग है दोस्तों, क्योंकि वो अमाउंट जो कि पब्लिक को ऑफर किया जाता है सब्सक्रिप्शन के लिए उसे हम सब्सक्राइब कैपिटल नहीं बोलते हैं, उसे हम इशूड कैपिटल बोलते हैं. ठीक, तो यहां पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इंक्लूड. कैश फ्लो के स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटीज से मिलकर बना है, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग. तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट. कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी क्वेश्चन बनता है इन्हीं 3 एक्टिविटी से ही बनेगा और हर पैटर्न के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रही हूं. नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ डेबिट इन द P&L अकाउंट इज नोन एज. कह रहे हैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएं और जब इसको एनालाइज करें तो ये पाते हैं कि डेबिट एक्सेस है. डेबिट किससे एक्सेस होगा? क्रेडिट से एक्सेस होगा. तो इसका मतलब क्या है? ये कंपनी की कौन सी पोजीशन को बताता है? क्या ये ग्रॉस लॉस को बता रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट को बता रहा है, नेट लॉस को बता रहा है, नेट प्रॉफिट को बता रहा है? तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा नेट वैल्यू को बताता है, नेट इनकम या नेट लॉसेस को. अब अगर डेबिट ज्यादा है, डेबिट का मतलब एक्सपेंसेस, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? इनकम. तो अगर एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम लॉस में होंगे. आंसर क्या होगा? नेट लॉस. ऑप्शन नंबर 3 यहां पे हो जाएगा करेक्ट. नेक्स्ट, द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड while conducting fund flow analysis is called. कह रहे हैं कि जब हम फंड फ्लो एनालिसिस करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट बनाते हैं? फंड फ्लो स्टेटमेंट, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, बोथ या फिर नन. क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट ही हम बनाते हैं फंड फ्लो एनालिसिस कंडक्ट करते समय. नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड. सिक्योरिटी प्रीमियम हम कब अप्लाई नहीं करते हैं या कहाँ अप्लाई नहीं करते हैं? मेंबर्स को डिविडेंड पे करने समय, बोनस शेयर जारी करते समय, प्री एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करते समय या डिबेंचर इशू पे राइट ऑफ करते समय. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. दोस्तों शेयर को अगर मैंने प्रीमियम दाम पे जारी किया है तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे मिला है कभी भी उससे हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड का पे नहीं करेंगे. और जैसा कि मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हर बारी आपके पेपर में आ जाता है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ फंड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोर्सेज ऑफ फंड कौन कौन से हैं? सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब कहाँ कहाँ से फंड आ सकता है. अगर हम डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर दें, अगर हम लोन को शेयर में कन्वर्ट कर दें, अगर हम शेयर को जारी करें एसेट को परचेज करने के लिए, या फिर इसमें से कोई नहीं. क्या होगा करेक्ट आंसर? इसमें से कोई नहीं. सोर्सेस ऑफ फंड इसमें से कोई भी नहीं है. एक ट्रिक बताती हूँ, जनरली नन ऑफ द एबव जैसा ऑप्शन अगर दिया गया है तो 90% चांसेस है कि वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. तो कई बार क्या होता है ना, हम स्मार्ट अप्रोच के थ्रू भी करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं सेशन. पहला क्वेश्चन है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक. अब इससे रिलेटेड 4 हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 4 पॉइंटर्स दिए गए हैं. कौन कौन का सा स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है.
कह रहे हैं बैंक के द्वारा जो पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है, क्या ये आरबीआई को सबमिट किया जाता है बाद में? क्या फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के 6 महीने के अंदर ये आरबीआई को सबमिट करना पड़ता है? इसकी 3 कॉपी सबमिट करनी पड़ती हैं, या इसके साथ साथ ऑडिटर रिपोर्ट भी हमें अटैच करना होता है? दोस्तों जो भी बैंक हैं, हमें पता है बैंकों के ऊपर जो बैंक है वो आरबीआई या सेंट्रल बैंक होता है। तो हर बैंकों के लिए एक रूल ये है कि हर साल उन्हें अकाउंटिंग करना होगा, कुछ फिनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा, बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, और ये प्रिपेयर करने के बाद फिर उन्हें ये रिपोर्ट आरबीआई को सबमिट करना पड़ता है। ठीक, उसके बाद इसकी 3 कॉपीज शेयर करनी पड़ती हैं, 3 कॉपीज, और उसके साथ ऑडिटर ने जो ऑडिट किया है उसका रिपोर्ट भी यहाँ पे उन्हें अटैच करना पड़ता है। तो सेकंड को छोड़ करके बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे हो जाएंगे करेक्ट। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 4 ए सी डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट इज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन? बैलेंस शीट कौन से इक्वेशन पे बेस्ड है? तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, बट हाँ रिपीटेटिव क्वेश्चन है। बैलेंस शीट का फॉर्मूला होता है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, computerized accounting system is one that performs the following function। कह रहे हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम वो सिस्टम है जो कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो दोस्तों अकाउंटिंग का मतलब तो हमें पता है कि जहाँ पे जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हुए उन्हें हमें सही तरीके से रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड का मतलब कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हुए करना है। तो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को कैप्चर करेगा अकाउंटिंग एंट्रीज के फॉर्म में। अकाउंटिंग एंट्रीज को फिर उसके बाद अकाउंटिंग एंट्रीज के हेल्प से फिर हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है उसे कंपल्सरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों चाहे हम मैनुअली अकाउंटिंग करें चाहे कंप्यूटर के थ्रू अकाउंटिंग करें, अकाउंटिंग करने के लिए एक मैंडेट रूल है कि भाई हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही ये बनाना पड़ेगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हमें फॉलो ही करना पड़ेगा। तो पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऊपर के 2 स्टेटमेंट तो सही है, लास्ट ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली सी यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान देना करेक्ट वाले ऑप्शंस पूछे हैं या फिर रॉन्ग वाले ऑप्शंस पूछे हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइजेस कंपनी रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड। वो कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी कंपनी के रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को समराइज करता है, एक्सप्लेन करता है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में ही कंपनी के जितने रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, नोट करते हैं। नेक्स्ट, द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज ट्रांसफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट? कह रहे हैं जब कोई भी फर्म डिसोल्यूट यानी बंद हो रहा होता है तो उस समय कंपनी के ऊपर जितने भी बैड डेट या डाउटफुल डेट रहते हैं इनको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? भाई कंपनी बंद कब होगी? जब कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में होगी, कंपनी के ऊपर डेट का बर्डन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके डेट्स को हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? आंसर होता है रियलाइजेशन अकाउंट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, When can a private company start working? एक प्राइवेट कंपनी कब वर्क स्टार्ट कर सकती है? जब उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाए, शेयर कैपिटल इश्यू करने के बाद, अग्रीमेंट पे साइन करने के बाद, या सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट मिलने के बाद। तो दोस्तों कंपनी एक्ट कहता है कि भाई कोई भी कंपनियों को अगर बिजनेस स्टार्ट करना हो तो ऐसे केस में पहले लॉ से परमिशन लेना पड़ता है, कुछ हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं बोर्ड को, वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस के बाद हमें बोर्ड एक सर्टिफिकेट देता है, वो मिलने के बाद ही हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट, यानी हमें एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा जो हमें अलाउ करे
पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इसके पहले बिजनेस हम स्टार्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है paid up capital is that portion of capital which has been already received from the shareholder। कह रहे हैं इस बताओ पेड अप कैपिटल इसमें से कौन से कैपिटल का एक पोर्शन है, एक भाग है जो कि एक्चुअली हमें शेयर होल्डर से रिसीव हो चुका है। क्या होगा करेक्ट आंसर? शेयर कैपिटल कई तरीके के होते हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कॉल्ड अप कैपिटल। दोस्तों कॉल्ड अप कैपिटल जो होता है यानी कंपनी ने जो शेयर आपको दिया है उसका पेमेंट वो आपसे मांग रही है और आपने जब पेमेंट दे दिया तभी वो कॉल्ड अप कैपिटल बनता है, क्या? हमारा पेड अप कैपिटल। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा सही और यहाँ पे हमें सही सीक्वेंसिंग इसकी पता होनी चाहिए, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर से आएगा। नेक्स्ट है कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कह रहे बताओ इसमें से कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग का मतलब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब हम पैसा खर्च करते हैं इस उम्मीद में कि कल को इस पे हमें एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज। किसी भी नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज के द्वारा इन्वेस्टमेंट को सेल कर देना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमने जमीन खरीदा कल को बेच दिया, हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, बिल्डिंग खरीदा, कल को बेच दिया। ठीक, नेक्स्ट, विच आइटम कम्स अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन कैश फ्लो। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ इसमें से कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब वो एक्टिविटी जिसके थ्रू हम फंड कलेक्ट करते हैं, मार्केट से पैसा उठाते हैं। अगर हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करें, अगर हम प्रेफरेंस शेयर को इशू करें, अगर हम इंटरेस्ट का पेमेंट करें या फिर ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस जो दिए गए हैं ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। हम प्रेफरेंस शेयर जारी करें, उसे रिडीम करें, उस इंटरेस्ट का पेमेंट करें, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ शेयर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 4 लाख, ठीक, शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 4 लाख है, आर इशूड फॉर परचेज ऑफ असेट ऑफ 5 लाख, देन 1 लाख विल बी ट्रीटेड एज। कह रहे हैं कि कोई भी शेयर है जिसका जो दाम है वो 4 लाख रुपए है लेकिन हम इसे इशू कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं 5 लाख में, तो ये जो 1 लाख का डिफरेंस है इसको क्या कहा जाएगा? दोस्तों इसी को तो हम बोलते हैं प्रीमियम। शेयर को 3 रेट में जारी किया जा सकता है, या तो जो उस पर लिखा हुआ है, मैंने बोला 1 लाख का शेयर है, या फिर 4 लाख का शेयर है तो 4 लाख में भी बेच सकते हैं, हम चाहे तो इसे 5 लाख में भी बेच सकते हैं, हम चाहे तो इसे 3 लाख में भी बेच सकते हैं। 4 लाख में बेचा इसे बोलते हैं पर वैल्यू यानी फेस वैल्यू पे हमने बेच दिया। 5 लाख में बेचेंगे तो कहा जाता है कि हमने प्रीमियम पे बेच दिया। वहीं अगर हमने 3 लाख में बेचा तो हम कहते हैं भाई हमने शेयर को डिस्काउंट पे बेच दिया। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन दे देगा, बहुत ही क्लियर है। फेस वैल्यू से ज्यादा रेट रहेगा तो प्रीमियम, फेस वैल्यू से कम रेट रहेगा तो डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। फंड फ्लो स्टेटमेंट को किस बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं? P&L अकाउंट के बेसिस पे, बैलेंस शीट जो कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का हो, दोनों के बेसिस पे, या किसी के भी बेसिस पे नहीं। फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या करते हैं? फंड में होने वाले चेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, किसी भी कंपनी के वर्किंग कैपिटल में जो चेंज हुआ वो कितना चेंज हुआ और क्यों चेंज हुआ, ये सारी चीजें हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऐसे केस में हम करंट ईयर का P&L अकाउंट भी यूज करेंगे एंड पिछले 2 साल का यानी करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट भी कंपेयर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। Next and most repeated question. As per the Company Act 13, the interest rate on the amount of call in arrears can be what percent? However, the interest in calls in advance can be maximum of what percent? कह रहे कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कॉल इन अरियर हो गया यानी कंपनी ने शेयर बेचा, उन्होंने पैसे के लिए कॉल किया, डिमांड किया और हमने उसको पेमेंट नहीं दिया,
हमने पेमेंट नहीं दिया तो ये अमाउंट बन जाता है कॉल इन अरियर। तो ऐसे केस में कंपनी हमसे पेनल्टी चार्ज करती है। दूसरा केस कह रहे हैं वहीं अगर कॉल इन एडवांस है, यानी कंपनी ने जब पैसा मांगा, जो उन्होंने ड्यू डेट दिया उसके पहले ही मैंने एडवांस में उन्हें पेमेंट कर दिया, इसको कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। तो ऐसे केस में कंपनी हमें रिवॉर्ड देती है इंटरेस्ट का। तो वही इंटरेस्ट कितना है, बस यही पूछा जा रहा है, ये याद होना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे कॉल इन अरियर पे 10% की पेनल्टी चार्ज होती है और कॉल इन एडवांस के केस में 12% का हमें इंटरेस्ट का रिवॉर्ड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the treatment of the first call amount received in advance before it is actually called up by the director? कह रहे हैं कि कंपनी ने आपको शेयर दिया, उसका पेमेंट उन्होंने मांगा। पेमेंट जब वो मांगते हैं तो आपको एक ड्यू डेट देते हैं, ठीक, जनरली उसी समय पे आपको पैसा देना होता है उसी ड्यू डेट में। लेकिन कह रहे हैं कि यार मैनेजमेंट के कॉल करने से पहले ही आपने उन्हें एडवांस में पेमेंट दे दिया, तो जो पैसा आपने एडवांस में दिया है वो कंपनी कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करेगी, कहां उसको मेंशन करती है? तो क्या होगा आंसर, ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट का मतलब पैसा मिला हमें, ठीक है, कौन से अकाउंट में, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। नेक्स्ट, for the purpose of preparing cash flow statement, which one of the following is considered as investing activity? कह रहे हैं जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो इसमें से कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा? इन्वेस्टमेंट कब करेंगे, जब हम अपना कोई प्रॉपर्टी बेचेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, किसी को लोन देंगे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, किसी का शेयर खरीदेंगे उस पर डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसीव जो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। नेक्स्ट, कह रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी नीड टू बी साइंड बाय मैनेजर और प्रिंसिपल और ऑफिसर एंड ऑल द डायरेक्टर व्हेन देयर आर फ्यूअर देन 3 डायरेक्टर इन द बैंकिंग कंपनी। कह रहे हैं कोई भी बैंक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, जैसे बैलेंस शीट बना दिया, उस बैलेंस शीट पे उस बैंक के मैनेजर का सिग्नेचर होना चाहिए, या तो जो प्रिंसिपल ऑफिसर है उसका सिग्नेचर होना चाहिए, और उस कंपनी में अगर 3 डायरेक्टर हैं तो तीनों का सिग्नेचर होना चाहिए, और 3 से ज्यादा डायरेक्टर हैं तो कम से कम 3 डायरेक्टर का सिग्नेचर होना चाहिए। क्या ये बात सही है? सेकेंड कह रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ द बैंक नीड टू बी सबमिटेड टू RBI विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ पीरियड। कह रहे हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाया है उसके बाद ऑडिटर ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई है, इन दोनों को मुझे RBI को सबमिट करना पड़ता है। कब? जब वो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके 3 महीने के अंदर अंदर। हमें पता है हर साल 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है। कब? 31 मार्च को। तो इसके 3 महीने के अंदर अंदर, यानी मार्च के बाद अप्रैल मई जून, इसका मतलब 30 जून तक हर हालत में हमें ये दोनों रिपोर्ट जो है वो RBI को सबमिट करना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? आंसर इज यस, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। हमने आज का ही पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट किया था वो कहाँ से स्टार्ट किया था कि बैंक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है उससे रिलेटेड कौन कौन से बात सही है। तो पहली बात हमने क्या सही बोला था कि भाई RBI को सबमिट करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि इस स्टेटमेंट के साथ ऑडिटर की रिपोर्ट भी जाती है, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट हमने गलत बताया था, क्या कि फाइनेंशियल ईयर एंड के 6 महीने के अंदर अंदर, वो गलत था। क्यों? क्योंकि वाकई में 3 महीने के अंदर अंदर हमें ये रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। 3 महीने के अंदर का मतलब 30 जून के पहले पहले तक ये दोनों रिपोर्ट हमें RBI को सबमिट करना पड़ेगा, वो भी 3 कॉपी के साथ। नेक्स्ट एंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायबिलिटी ऑफ फर्म? इसमें से किसी भी बैंकिंग फर्म की लायबिलिटी क्या होंगी? लायबिलिटी क्या होती है? आपके ऑब्लिगेशंस। करेक्ट आंसर होगा क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट किसी भी बैंक के लिए, किसी भी फर्म के लिए क्या बनती है? हमेशा लायबिलिटी। ठीक, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे है, इसका क्या आंसर होगा ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया भी हुआ है। तो आई होप ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही वर्किंग होगा। स्टार्ट कर देते हैं सेशन। तो दोस्तों,
यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड। सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पेमेंट करने में कभी भी शेयर प्रीमियम का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेस ऑफ फंड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कोई भी सोर्सेज ऑफ फंड नहीं होंगे। ओवरऑल ये दो क्वेश्चन हमने कवर कर लिया था इसके पहले। अब स्टार्ट करते हैं नए टॉप क्वेश्चन से। पूछा गया है विच इज द फुल फॉर्म ऑफ कोर। कोर का फुल फॉर्म क्या है? कोर बैंकिंग रीडिजाइनिंग, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम इन्वेस्टमेंट, या इसमें से कोई भी नहीं होगा। या यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है? कोर। तो दोस्तों हम एक वर्ड पढ़ते हैं सीबीएस कोर बैंकिंग सोल्यूशन। अब यहाँ पे कोर का भी अपना एक मीनिंग है, इसका मतलब है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज एक्सप्लेन फिक्स्ड असेट। इसमें से कौन सा फिक्स्ड असेट को एक्सप्लेन कर रहा है? वो असेट जो कि बिजनेस में लाए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, एक्सपेंसिव आइटम है जो बिजनेस में के लिए परचेज किए जाते हैं, लॉन्ग लाइफ होती है और इन्हें रीसेल के लिए परचेज नहीं करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे फिक्स्ड एसेट के सारे ही फीचर्स दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following point is not a difference between cash flow statement and fund flow statement। तो यहाँ पे डिफरेंस पूछा है कि बताओ कौन सा कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट के बीच का डिफरेंस नहीं है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बताता है चेंजेज इन फाइनेंशियल पोजीशन को, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को। ठीक, तो ये तो सही है। दूसरा कह रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट शो करता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश को, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है सोर्सेज ऑफ फंड को। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो फंड के सोर्सेज को बताता है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को बताता है। तो कौन सा यहाँ पे सही डिफरेंस नहीं है? सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। फंड फ्लो स्टेटमेंट को किन बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द करेंट ईयर, बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस एंड करेंट ईयर। तो ये क्वेश्चन एक बार हम लोगों ने कवर कर लिया है, रिपीट हो रहा है, फिर से बता देती हूँ। फंड फ्लो स्टेटमेंट को इन दोनों बेसिस पे ही हम प्रिपेयर करते हैं। करेंट पीरियड का हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, और 2 साल का बैलेंस शीट देखेंगे, एक प्रीवियस साल का, एक करेंट ईयर का। इन दोनों ही स्टेटमेंट के हेल्प से हम फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड। किसी भी कंपनी का जो ऑफिशियल सिग्नेचर होता है इसे कहते क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जब हम कंपनी के बारे में पढ़ते हैं कंपनी एक्ट में, या जब हम कंपनी अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो बहुत सारे फीचर्स हमें कंपनी के बारे में देखने को मिलता है। तो अब किसी भी कंपनी ने कोई डॉक्यूमेंट जारी किया है या नहीं, ये वैलिड डॉक्यूमेंट है या नहीं, पता कैसे चलता है? उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो सील लगा रहता है, जो स्टाम्प लगा होता है, उसके बाद ऑर्गेनाइज के जो ऑथोराइज्ड मेंबर होते हैं उनका सिग्नेचर होता है, उसी से इस बात का प्रूफ मिलता है कि हाँ ये पेपर जो है ये वैलिड है और या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है। तो किसी कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर को उसका कॉमन सील बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट के बीच का डिफरेंस। अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट का डिफरेंस दिया गया है कुछ फिलर्स के साथ। तो ये जो फिलर्स हैं, 4 फिलर्स दिए गए हैं, हमें इसी को केवल फिल करना है।
ट्रायल बैलेंस किस पर्पस से बनाया जाता है? तो दोस्तों ट्रायल बैलेंस इंटरनल पर्पस के लिए बनाया जाता है। कभी भी ट्रायल बैलेंस कंपनी के बाहर के लोग नहीं देख सकते हैं। वहीं बैलेंस शीट कंपनी के बाहर के जो लोग होते हैं, एक्सटर्नल यूजर होते हैं, उनके लिए बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद थर्ड पिलर दिया गया है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो क्या शो करता है, बैलेंस शीट किसी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। फिर फोर्थ पिलर में है ट्रायल बैलेंस को लेके, इट डजेंट रिक्वायर एनी अकाउंटिंग व्हाट टू बी प्रिपेयर्ड। क्या ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए कौन से अकाउंटिंग कन्वेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तब हमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस के लिए हमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना जरूरी नहीं है। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां पे दो फिलर्स हैं लेकिन दोनों में सेम टर्म जाएंगे। क्या है? कह रहे हैं इट मीन्स अ सम ऑफ मनी ड्यू बाय सर्टेन एक्सप्रेस अग्रीमेंट। इन द लेस टेक्निकल सेंस इट मीन्स अ क्लेम फॉर मनी। अच्छा ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ। तो दो पिलर हैं, दोनों में सेम चीजें जाएंगे। अब दोस्तों एक हिंट हमें मिल गया कि अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो ये क्या है, एक तरीके का कर्ज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दिया गया है। कह रहे हैं बैंक हैज नोटिफाइड दैट अकाउंट ऑफ द बैंकिंग कंपनी शैल बी क्लोज्ड ऑन 31st ऑफ मार्च एवरी ईयर एज अगेंस्ट द 31st दिसंबर अर्लियर। कह रहे हैं गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई किया है कि बैंकिंग कंपनियों का जो अकाउंट होगा वो 31st ऑफ मार्च को क्लोज होगा, ना कि 31st ऑफ दिसंबर को, जो कि पहले ऐसा रूल हुआ करता था। पहले जैसे कैलेंडर ईयर चलता था 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, वैसे ही हमारा अकाउंटिंग ईयर भी चलता था, लेकिन बाद में इसको फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चेंज किया गया। नेक्स्ट कह रहे हैं टू कॉपी ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L account prepared under section 29 together with the auditor report under section 30 must be submitted to RBI within 3 months। कह रहे हैं कि भाई जब क्लोजिंग हो तो क्लोजिंग के 3 महीने के अंदर हर कंपनी को, हर बैंक को करना क्या है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की दो दो कॉपियां जो हैं ऑडिटर रिपोर्ट के साथ आरबीआई को सबमिट करना है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ऐसे केस में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही हो जाता अगर केवल एक डेटा करेक्ट होता और वो यहाँ पे 2 की तरह 3 लिखा होता। एक्चुअल में जितने भी प्रोसेस लिखे गए हैं कि अकाउंटिंग ईयर का क्लोजिंग होगा, हमें स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट को फिर ऑडिट कराना पड़ेगा, ऑडिटर अपना रिपोर्ट डालेगा, फिर हमें इसे आरबीआई को देना पड़ेगा, 3 महीने के अंदर क्लोजिंग के, सब बात सही है, लेकिन 2 कॉपी नहीं 3 कॉपी देनी पड़ती है। तो इसकी वजह से हमारा स्टेटमेंट 2 गलत हो गया और केवल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। तो देखो एग्जामिनर कहाँ पे गलती करता है, स्पेसिफिकली जहां पे स्टेट्स होता है, कोई डेटा होता है, वहीं पे एग्जामिनर आपका चेंज करके पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत कर देता है। तो आपको इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग is a part of final accounts prepared by business firm which show gross profitability of business activity during a particular period. In other words, it show total sale, total purchase and all direct expenses relating to purchase and sales। कह रहे हैं बताओ इसमें से कौन सा एक अकाउंट है जो कि फाइनल अकाउंट का एक पार्ट है, जो कि किसी भी बिजनेस फर्म के ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये कंपनी के टोटल सेल, परचेज, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को बताएगा। गलतियां मैक्सिमम आप करते हैं, इसके लिए आपको सारा फाइनल अकाउंट अच्छे से समझना पड़ेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट यहां पे इन्होंने दिया है एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में है क्या? कह रहे हैं भाई अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू बताइए। अगर कैश 58,000 है,
पेबल 33,000 है, ऑफिस इक्विपमेंट 22,000 है, ओनर्स इक्विटी 67,000 है। क्या हो जाएगा? अब ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा बैलेंस शीट वाला, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। बट हमें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे हर एक आइटम को मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा आइटम असेट है, कौन सा लायबिलिटी है। जो क्वेश्चन पूछा है अकाउंट रिसीवेबल, यही असेट है। कैश क्या है? हमारे लिए असेट है। पेबल हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। इक्विपमेंट्स क्या है? असेट है। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या किया, ये जो फॉर्मूला था बैलेंस शीट इक्वेशन का, इसमें सारे वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। तो असेट में अकाउंट रिसीवेबल है, इसको एक्स मान लेते हैं, यही हमें पता करना है। कैश दिया गया है 58,000, ऑफिस इक्विपमेंट दिया गया है 22,000 इज इक्वल टू लायबिलिटी में एक वैल्यू दी गई है पेबल 33,000, ओनर्स इक्विटी डायरेक्ट दिया गया है 37,000। कितना आसान है एक्स की वैल्यू निकालना। इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, माइनस ये क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू आ गई 20,000 रुपी। एक्स क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। पता चल गई वैल्यू कितनी है? 20,000। आंसर आ गया। तो ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल देंगे तो क्या इतना टाइम टेकिंग वाले न्यूमेरिकल देंगे या डायरेक्टली आपको असेट लायबिलिटी की वैल्यू दे करके तीसरी वैल्यू पूछ ले। ठीक है, कोई भी केस हो, फॉर्मूला अगर हमें पता है तो भले थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक्यूरेसी के साथ ही हम उसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग is to provide a clear picture of the financial position of an organization to its management, owner or any other user of such accounting information। इसमें से कौन सा, क्या हम एक ऐसा बनाते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फिनेंशियल पोजीशन का एक क्लियर पिक्चर बताता है। किसको? कंपनी का जो मैनेजमेंट होगा, जो ओनर होगा या बाकी कोई भी यूजर जिसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइनल अकाउंट। जो फाइनल अकाउंट होता है इसी में हम कुछ स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम इनकम स्टेटमेंट या पोजीशन स्टेटमेंट बोल देते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग the liability of members is strictly limited to the extent of the nominal value of shares held by each of them। कह रहे हैं बताओ इसमें से कौन सी टाइप की कंपनी ऐसी होती है जहां पे हर एक मेंबर की लाइबिलिटी कितनी होगी? जितना शेयर उन्होंने हेल्ड किया होगा, अपने पास रखा होगा, उतना ही। हर एक शेयर होल्डर की कंपनी के प्रति लाइबिलिटी कितनी होगी? जितना शेयर उन्होंने होल्ड किया होगा। इस ये कौन सी टाइप की कंपनी है? आंसर होगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। देखो अब ऐसे क्वेश्चन में ही ना आंसर हिडन रहता है। हम क्या करेंगे, यहाँ वर्डिंग के हेल्प से सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में कीवर्ड छिपा रहता है, उसी कीवर्ड के हेल्प से हम सही ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं इन बैलेंस शीट कैश एंड इक्विवेलेंट डजंट इंक्लूड। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो करंट असेट में एक आइटम होता है कैश एंड इक्विवेलेंट। तो कह रहे हैं बताओ इसमें से इक्विवेलेंट का कौन सा पार्ट नहीं होगा? बैंक बैलेंस, चेक, मार्केटेबल सिक्योरिटी या इन्वेंट्रीज। तो दोस्तों कैश इक्विवेलेंट वो आइटम्स होते हैं जो कैश की तरह या कैश की जगह यूज किए जाते हैं। तो बैंक बैलेंस हो गया, चेक हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, ये सब इक्विवेलेंट होते हैं। इन्वेंट्री यानी स्टॉक ये कभी भी आपका कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होता। ये भी एक करंट असेट है लेकिन ये एक अलग पार्ट होता है, कैश इक्विवेलेंट के अंदर ये नहीं आता है। नेक्स्ट, company having only one managing director, whole time director or manager shall not pay more than what percent of its net profit। कह रहे हैं वो कंपनी जहां पे केवल एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजर है, वो अपने नेट प्रॉफिट का कितने परसेंट से ज्यादा का पे नहीं कर सकते हैं।
आंसर इज 5%। अगर वहीं ज्यादा डायरेक्टर होंगे तब यहाँ पे ये अमाउंट बढ़ के 11% तक हो जाएगा। ये PYQs हैं, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट रिपीटेड हैं, आ सकते हैं। नेक्स्ट है XYZ सेल्स परफ्यूम, it is applying for loan to help fund to increase the inventory. Bank ask for balance sheet so that they can analyze the current debt level. According to XYZ company balance sheet, it reported 10 lakh of current liability and 3.5 lakh of current asset. Will the loan get approved? कहने कंपनी है जो परफ्यूम बेचती है, इन्होंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया ताकि अपना स्टॉक बढ़ा पाए। बैंक ने इनसे इनका बैलेंस शीट मांगा, बैलेंस शीट की एनालिसिस किया तो पाया कि इनके पास करंट लायबिलिटी 10 लाख की है, करंट एसेट इनके पास 3.5 लाख का है, तो क्या बैंक लोन अप्रूव करेगा? केस स्टडी वाले क्वेश्चन आ गए। अब अगर हमें पता है कि किसी भी समय में किसी भी कंपनी की जो असेट और लायबिलिटी है या तो इक्वल हो या तो असेट ज्यादा हो, तभी वो कंपनी की सिचुएशन सही रहती है, तभी वो फेवरेबल पोजीशन मानी जाती है और तभी बैंक उन्हें लोन देता है। यहाँ पे लायबिलिटी बहुत ज्यादा है और असेट बहुत कम है, तो ऐसे केस में अगर हम बीइंग अ बैंक लोन दे भी देंगे तो लॉसेस होने के पूरे चांसेस है, डिफॉल्ट होने के पूरे चांसेस है। तो ऐसे केस में मैं कभी भी लोन को अप्रूव नहीं करूंगी एज अ बैंकर। नेक्स्ट, द हेडिंग अदर असेट्स डजंट इंक्लूड, ये जो बैलेंस शीट में असेट वाले पार्ट में करंट असेट होता है, फिक्स्ड असेट होता है और अदर असेट्स होता है। अदर असेट में कौन कौन से आइटम नहीं आते? सिल्वर, अक्रूड इंटरेस्ट, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट या गोल्ड। कौन सा नहीं आता है? आंसर होगा गोल्ड। ध्यान दीजिएगा, सिल्वर अदर असेट्स में आता है लेकिन गोल्ड कभी भी आपका अदर असेट्स में नहीं आता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, व्हाट इज द मिनिमम पेड अप ऑफ अ पब्लिक कंपनी? किसी भी पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप क्या होना चाहिए? 50,000, 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख? तो आंसर हो जाएगा हमारा 5 लाख। 5 लाख रुपए मिनिमम आपका होना चाहिए पब्लिक कंपनी के फॉर्म में स्टैब्लिश होने के लिए। इसी के साथ सेशन एंड करूंगी। थैंक यू सो मच।